हमने ऑलरेडी पीछे के लेक्चर में जेड इफेक्टिव क्या है, जेड क्या है, उसके बारे में बात किया था। हमने शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल और एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए बात किया था। एम आई राइट? यस और नो? टेल मी फास्ट। गुड, चलो बात करते हैं आगे की, है ना। सो बोथ द अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, दोनों फोर्सेस माय डियर स्टूडेंट्स, एक है अट्रैक्टिव और एक है रिपल्सिव, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं। इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन द सेल, interaction depends on the cell and shape of the orbital in which the electron is present. ओके, ये जो इंटरेक्शंस है वो किसके बीच में, किसके ऊपर ध्यान रखना, किसके ऊपर डिपेंड्स रहेगा, तो सेल एंड शेप। एक सेल है, दूसरा है शेप। किसका शेप और सेल किसका शेप, दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कैसे है, क्योंकि आपने देखा था कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फीयरिकल शेप में होता है, पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप में होता है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप में होता है। सो उस पर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ स्फीयरिकल शेप्ड एस ऑर्बिटल शिल्डेड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर इफेक्टिवली एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पी ऑर्बिटल, है ना। मानो कि ये आपके मोदी का एग्जाम्पल दिया था ना, यस और नो, है या ना, है ना। गुड, तो यहां पे आपका ऐसा बड़ा सा कोई स्पीयर उनके आगे आ गया और फिर आप यहां पे हो, आपको कुछ दिखेगा सामने। ये तो न्यूक्लियस था, वो कवर हो गया स्फीयरिकल ऑर्बिट से। बट मान लो कि वही मोदी जी के सामने ऐसे डंबेल वाला कोई शेप आ गया, है ना, तो आपको कुछ कुछ दिखेगा, यस और नो। कुछ कुछ नीचे से ऐसा फोकस कर सकते हो, आई या ना, बात समझ में आई। तो वही चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई स्फीयरिकल ऑर्बिटल अगर होता है लाइक एस ऑर्बिटल, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शिल्ड कर देगा इन कंपैरिजन टू पी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ पी ऑर्बिटल शिल्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर देन द इलेक्ट्रॉन इन अ डी ऑर्बिटल। यानी कि आगे हम सीक्वेंस बढ़ा सकते हैं कि एस का शिल्डिंग ज्यादा होगा, पी का कम, पी का ज्यादा होगा, डी का कम, डी का ज्यादा होगा, एफ का कम। Even though all these orbitals are present in the same cell. Further within same cell मतलब principal quantum number remain same। मतलब कि बोलो कि 2s 2p की बात करें तो दोनों में 2 2 है, प्रिंसिपल नंबर सेम है, यानी कि सेम सेल के ऑर्बिटल्स है, s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। बट फिर भी s का शिल्डिंग ज्यादा होगा और p का शिल्डिंग कम होगा। Due to the spherical shape of s orbital electron spends more time close to the nucleus in comparison to p orbital electron which spends more time in a vicinity of nucleus in comparison to d orbital। तो समझ लेना क्या बता रहा है, न्यूक्लियस के साथ सबसे ज्यादा टाइम किसका स्पेंड होगा, सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किसकी होगी, एस इलेक्ट्रॉन की, किसके कंपेयर में पी, पी की ज्यादा होगी किसके कंपेयर में डी, डी की ज्यादा होगी किसके कंपेयर में एफ। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में हम बोलना चाहे तो फॉर अ गिवन सेल principal quantum number Z effective experience the electron decrease with increase of instrumental number। क्या बता रहा है, ये ऐसा बता रहा है कि गिवन सेल मतलब n कांस्टेंट, n कंप्लीट कांस्टेंट कर लिया हमने, लाइक 2s 2p 3s 3p 3d की कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें n कांस्टेंट, इसमें n कांस्टेंट। ओके, Z effective experience by the electron decrease with increases instrumental quantum number। S में L इक्वल टू होता है 0, P में L इक्वल टू होता है 1, D में L इक्वल टू 2 होता है। तो जैसे आप SPD की ओर जाते हो, Z इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज हो जाता है। Z इफेक्टिव एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन गोइंग टू बी डिक्रीज एज इंस्ट्रूमेंटल क्वांटम नंबर इंक्रीज। मतलब कि जैसे हम S से P से D जाते हैं, Z इफेक्टिव जो था वो कम हो जाता है, यानी शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। बात एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से बताई गई है। That is s orbital electron will be a more tightly bound। देखो अब सेकंड थिंग, शिल्डिंग इफेक्ट कम होना, तो जिसका शिल्डिंग ज्यादा है मतलब वो ज्यादा टाइटली बाउंड है। मतलब कि कौन ज्यादा टाइटली बाउंड होगा, s orbital electron will be more tightly bound to the nucleus than the p orbital electron which in turn will be a better tightly bound than the d orbital electron, है ना। s p से ज्यादा टाइटली बाउंड हो गए, फिर p जो है वो d से ज्यादा टाइटली बाउंड हो गए। देन the energy of electron in a s orbital will be lower। energy of electron in a s orbital, energy of electron जो है s orbital में वो क्या हो सकता है, लो हो सकता है, मोर नेगेटिव।
देन द p ऑर्बिटल, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंड है किसके कंपेयर में, p। बात समझ में आ रही है ना। एक ही तरह से हम आगे बढ़ रहे थे, पहले हमने s का सिमेट्री देखा, तो s ज्यादा टाइटली बाउंड रहेगा किसके साथ, या ज्यादा आप बोल सकते हो शिल्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा किसके कंपेयर में, p की ज्यादा इफेक्ट होगी d के कंपेयर में। दूसरी बात, s का टाइटली बाउंड ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, p का टाइटली बाउंड ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, d। ओके, इसका मतलब कि जो ज्यादा टाइटली बाउंड है मतलब कि उसका एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है। जैसे वो 500 रुपीज वाली बात आपको याद आती होगी ना, सोसाइटी में 500 रुपीज का हमारा किराया है वगैरह, अगर 1000 रुपीज का किराया तो और बाउंडनेस बढ़ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो एस की जो लो एनर्जी है वो ज्यादा तो है लेकिन नेगेटिव है किसके कंपेयर में, p की एनर्जी भी नेगेटिव तो है लेकिन एस के नेगेटिव एनर्जी से कम है। दिस इज द थिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। So the energy of electron in a s orbital will be a lower, यानी more negative, than the p orbital electron will have a less energy than that of the d orbital electron and so on, है ना। सबसे ज्यादा lower energy s का होगा, उससे बाद p के बाद d, है ना, in terms of more negative. Since the extent of shielding from the nucleus is different for electrons in a different orbital, okay, shielding का जो extent है that is different, है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ डिफरेंट ऑर्बिटल, इट लीड्स टू अ स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स विद इन द सेम सेल। अब इसीलिए ये जो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो अलग अलग है, इसकी वजह से वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब याद करो प्रीवियस लेक्चर में 1s फिर 2s 2p साथ में था, याद है, फिर 3s 3p 3d साथ में था, यस और नो फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ऐसी कोई इफेक्ट नहीं होती क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। बट जब मल्टी इलेक्ट्रॉन आता है तो आपने देखा था ना, ऐसे 1s फिर 2s फिर 2p ऊपर, फिर 3s फिर 3p ऊपर, फिर 4s फिर 3d ऊपर, है ना, यस और नो। ये एनर्जी डायग्राम आपको लास्ट इससे आगे वाले पेज में मिल जाएगा। तो स्प्लिटिंग होता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से होता है? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल एज मेंशन अर्लियर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n and l. Mathematically, the dependence of energy on the orbital n and l are quite complicated, but one simple rule is that the lower value of n plus l for an orbital lower its energy. जिसके लिए n plus l का वैल्यू कम रहता है, एनर्जी भी कम रहती है। And if two orbital have a same value of n plus l, अगर दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके n plus l के वैल्यू सेम है, then the orbital with the lower value of n will have a lower energy, जो आपको यहाँ पे फिगर में बताया गया है, हम स्टडी भी करते हैं। चलो, जैसे कि 1s के लिए बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, समझते जाना, n का वैल्यू 1, s के लिए l का वैल्यू 0, 1 प्लस 0 हो गया 1। चलो 2s की बात करते हैं तो 2 फिर 0, है ना, 2 तो पहले से आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s के लिए l 0 होता है, 2 प्लस 0 2, मतलब कि 1s का एनर्जी कम है, 2s का ज्यादा है। n प्लस l का वैल्यू जिसका ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। फिर 2p के लिए बात करते हैं तो 2 प्लस 1 s p d f, l के वैल्यू होते हैं 0 1 2 3, तो p के लिए 1, 2 प्लस 1 हो गया 3। ओके, अब समझते आगे 2p के बाद 3s, तो 3s में देखो n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0, 3 प्लस 0 3। चलो, ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम आया, ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम आया, मतलब कि n प्लस l का वैल्यू सेम आया, तो 2p का एनर्जी कम होगा क्योंकि उसका n 2 है, 2 हैज अ लोअर एनर्जी देन 3s। ओके, इसके कंपेयर में 2p हैज अ लोअर एनर्जी देन 3s, क्योंकि 2p में n इक्वल्स टू 2 है और 3s में 3 है, भले ना उनका समेशन सेम है तो एनर्जी सेम नहीं होगा। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम उसका एनर्जी कम। गॉट इट? समझ रहे हो? लाइक वाइज आप 3p एंड 4s में जाओगे, 3p एंड 4s में, तो 3 प्लस 1 4, 4s में 4 प्लस 0 4, वापस वही आया, तो यहाँ पे कंक्लूजन ऐसा रहेगा, 3p हैज अ लोअर एनर्जी देन 4s, क्यों? उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है। वापस अगर आप आगे जाओगे 3d एंड 4p में, 3d एंड 4p, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, वापस यहाँ पे देखो 3d हैज अ लोअर एनर्जी देन 4p, क्यों? n इक्वल्स टू 3। सो बात समझ में आ गई? n प्लस l आपको ऑर्बिटल का एनर्जी डिफाइंड करके देता है, और जब n प्लस l का वैल्यू सेम होता है ना, इक्वल होता है, तब इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो जब n प्लस l का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब कि सेम होता है। तब जिसका वैल्यू n कम है
है ना, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उस ऑर्बिटल का एनर्जी कम रहेगा। दिस इज द थिंग। सो टेबल हमने देखा n+l रूल वाला, देन एंड फिगर शोज द एनर्जी लेवल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी हम थोड़े देर में इस पे जा रहे हैं। इट मे बी नोटेड दैट different subcell of particular cell have a different energy in case of multi-electron atoms. However, in a hydrogen atom, these have a same energy. अभी हमने देखा हाइड्रोजन में, मैंने दोनों ग्राफ खुद भी ड्रॉ किए थे ऐसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। हाइड्रोजन में सब सेम होता था, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिफरेंट हो जाता था। Lastly, it may be mentioned that energies of the orbitals in the same subcell decrease with increase in a atomic number. Okay, energies of orbital in a same subcell, सबसेल भी सेम हो, मानो कि 2p सेम हो और 3p, मतलब देखो A2p और A3p सबसेल सेम है PPP, बट फिर भी एनर्जी डिक्रीज होगा। ओके, माय मिस्टेक, ऐसा भी रखो 2p रखो, लेकिन दिस 2p फॉर हाइड्रोजन एंड दिस 2p फॉर हीलियम। ओके, एक हाइड्रोजन के लिए और एक हीलियम के लिए है। तो क्या बोला है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सबसेल डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। मतलब कि किसका एनर्जी ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, किसका कम होगा, हीलियम का, क्योंकि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन द 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम। मैंने हीलियम के और हाइड्रोजन के 2p का कंपैरिजन बताया, इन लोगों ने 2s ऑर्बिटल का कंपैरिजन बताया और हाइड्रोजन ने लिथियम के लिए बताया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है तो उसका एनर्जी ज्यादा रहेगा, और लिथियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो हाइड्रोजन का ज्यादा रहेगा, फिर लिथियम का आएगा, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका 3, इसका 11 और इसका 19। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एनर्जी जो है वो डिक्रीज होते जाता है। सो अप टू नाउ कोई डाउट? Nikhil, rejoin yourself. Okay. Filling of orbital in atoms. The filling of electron into orbital of different atoms take place according to the Aufbau principle, and which is based on Pauli's exclusion principle as well as Hund's rule of maximum multiplicity. तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल में वी आर गोइंग टू फॉलो 3 रूल्स, 3 रूल को फॉलो करने वाले हैं। एक है आउटबाउ प्रिंसिपल, दूसरा है आपका पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड वन इज द हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल। तो चलो एक के बाद एक को पढ़ते हैं। आउटबाउ, द वर्ड आउटबाउ मतलब कि जर्मन में उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, एंड द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स, बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स उसका मतलब होता है फिलिंग अप, है ना। 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट। सॉरी, हाँ, सो वापस एक बार स्टार्ट करते हैं। आउटबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब कि फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल विद द इलेक्ट्रॉन, है ना। बिल्डिंग अप का मतलब है यहाँ पे फिलिंग अप ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल्स को फिल करना विद द इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ द प्रिंसिपल स्टेट दैट, प्रिंसिपल क्या है, इफ द ग्राउंड इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, अगर एटम ग्राउंड स्टेट में होता है यानी स्टेबल कंडीशन में होता है, मिनिमम एनर्जी के साथ होता है, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो ऑर्बिटल्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल हो गए, मतलब सबसे ज्यादा कम, सबसे पहले कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होगा, वो फिल हो जाए, बाद में अनदर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल हो गए। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम, एंटर टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड। दूसरे वर्ड्स में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन फर्स्टली ऑक्यूपाइज
लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे जल्दी से पहले कौन सा एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करेंगे एंड अवेलेबल टू देम, और फिर धीरे 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 करके वो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, और हायर एनर्जी लेवल में तब जाएंगे जब लोअर एनर्जी लेवल फुल हो गया है। एज यू हैव लर्न अबाउ, एनर्जी ऑफ द गिवन ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी हमने देखा कि एनर्जी वो किस पे डिपेंड रहता है, जेड इफेक्टिव पे डिपेंड रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल आर अफेक्टेड डिफरेंट एक्सटेंट, सो दस देयर इज अ नो सिंगल ऑर्डरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विच विल बी यूनिवर्सली करेक्ट। इसीलिए जेड इफेक्टिव से उस पे एनर्जी पे इफेक्ट आता है, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव तो एवरी एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, एंड दैट्स वाई एवरी एलिमेंट्स के लिए ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे कोई सिंगल ऑर्डर नहीं मिलता है। देन हाउएवर, बट फिर भी फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सट्रीमली यूजफुल। फिर वैसे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है ना, जब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है तब वेरिएशंस हमें दिखने मिलेंगे, एक्सपेक्टेशंस दिखने मिलेंगे, है ना, हम टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जा रहे हैं तो हमें दिखने मिलेगा ऐसी चीजें, लेकिन फिर भी एक बेसिक अगर सीक्वेंस बनाना हो तो ये बना सकते हैं 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s। यहाँ पे 3p के बाद 3d में बीच में आ जाएगा 4s, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 4f, लाइकवाइज। ओके, तो ये एनर्जी के अकॉर्डिंगली है, n+l के वैल्यू के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे वैल्यू रहेगा 1, यहाँ पे वैल्यू रहेगा 2, यहाँ पे 2p तो 3, यहाँ पे 3, लेकिन इसका एनर्जी कम रहेगा ना, n=2, अभी बताया था टेबल में। इसका एनर्जी टोटल n+l करना है, n+l 4, यहाँ पे भी 4, लेकिन इसका एनर्जी कम रहेगा, चलो 5, 5, लेकिन इसका एनर्जी कम रहेगा 3 की वजह से। फिर ए भी 5 है, 5s में भी 5 है, डन। तो ये तीनों का 5 है n+l का वैल्यू, लेकिन अकॉर्डिंग टू n 3, 4, 5 आएगा। फिर आएगा इसका 6, इसका भी 6 और इसका भी 6। 4d में आ जाएगा 4 + 2 6, 5p में आ जाएगा 5 + 1 6, और 4f में आ जाएगा 4 + 3, यहाँ पे 7 हो जाएगा। देन दिस इज द थिंग, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बट अगर हमें इस तरह से ना याद रखना तो हम कैसे याद रख सकते हैं? तो दिस इज द फिगर, एनर्जी फिलिंग प्रोसेस के लिए एक फिगर है जिसको आपको इजीली याद रखना है। मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूं। देखो, आपने क्या किया, पॉसिबल्स वेरिएशन लिख लिए। n=1 में 1s, n=2 में 2s 2p, n=3 में 3s 3p 3d, n=4 में 4s 4p 4d 4f, 5 में 5s 5p 5d 5f 5g भी आता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, वो 7p पे ख़त्म हो जाते हैं, f कभी भी यहाँ पे आए नहीं है। 6 में भी आगे हो सकता है, 6f 6d 6g 6h, बट यहाँ पे 6d तक ही रहेंगे, और ये 7। 11 हमने लिख लिए जो पॉसिबल वेरिएशंस है। फिर यहाँ पे एरो, फिर बीच में से निकल गए, एरो फिर बीच में से निकल गए, एरो फिर बीच में से निकल गए, एरो फिर बीच में से निकल गए। तो ये पूरा सीक्वेंस बन गया जो हमने ऊपर देखा था। 1s के बाद ऐसे आ जाओ, 2s के बाद ऐसे आ जाओ, 2p 3s, उसके बाद ऊपर से आ जाओ 3p 4s, उसके बाद ऊपर से 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5p 6s, और उसके बाद 4f 5d 6p 7s, और उसके बाद 5f 6d 7p। इस तरह से पूरे ऑर्बिटल फिल हो गए। तो किसी को कोई डाउट है अप टू नाउ सीक्वेंस में? सिंपल है, अपने हिसाब से भी आप ए फिगर बना के ड्रॉ कर सकते हो और पता लगा सकते हो। वैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी के लिए 1 to 30 एलिमेंट्स के ही पढ़ने हैं। फिर जैसे 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 हम जाएंगे आगे, ब्लॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे, तब मैं आपको सिखा दूंगा हर एक ग्रुप में कैसे याद रखना है। सो ऑर्डर ऑफ रिमेंबरिंग बाय दी यूजिंग दिस फिगर, जो फिगर मैंने अभी आपको बताया। द टॉप, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, हम टॉप से स्टार्ट कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, ऐसे करते थे और नीचे जाते थे। द डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स, फिर वापस बीच में से ऐसे निकल जाते थे, फिर वापस एक एरो बनाते थे, फिर ऐसे निकल जाते थे, फिर एक एरो बनाते थे। देन एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप पोजिशन ऑफ राइट साइड, टॉप पोजिशन ऑफ राइट साइड टू बॉटम पोजिशन ऑफ लेफ्ट साइड आपको जाना है ना, राइट टॉप टू बॉटम लेफ्ट। With respect to the placement of outermost valence electron, it is remarkably accurate for all the atoms. For example, valence electron in a potassium must be choose between 3d and 4s orbital
and as predicted by this sequence it is found in 4s orbital. ओके देखो होता क्या है, हम वैसे बात करने वाले हैं. पोटेशियम होता है 19 एटॉमिक नंबर, यानी कि उसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन है. तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 इतना एंड 3p6 इतना कंप्लीट हो गया. देखो 2 2 4 4 and 6 10, 4 and 6 10, 10 and 2 12, 12 and 6 18. अब 3p के बाद 3d भी आ सकता है और 4s आ सकता है. तो क्या इसको 3d में 19 इलेक्ट्रॉन है, क्या उसको 3d में जाना है, क्या उसको 4s में जाना है? तो वो किसको चूज करेगा? 4s को. क्यों? क्योंकि 4s का एनर्जी कम है ना. इसीलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने बता दिया. बाकी ये कैसे आता है पूरा मैं बताने वाला हूँ आगे. तो यहाँ पे एग्जाम्पल था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो 19 नंबर का इलेक्ट्रॉन था पोटेशियम के केस में, उसको चूज करना पड़ा कि भाई 3d चूज करे या 4s. तो उसने कौन सा चूज किया ऑर्बिटल? 4s अकॉर्डिंग टू लोअर एनर्जी. द अबव ऑर्बिटल शुड बी एज्यूम टू बी अ रफ गाइड टू अ फिलिंग एनर्जी लेवल. वो एक रफ गाइडेंस है, एक्यूरेट नहीं है, बट फिर भी हम इसको फॉलो करते हैं. In many cases, orbitals are similar in energy, and small changes in atomic structures may bring about change in order of filling. जैसे कि क्रोमियम में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में देखने जाए ना तो 3d4 4s2 होता है. 4s2 कंप्लीट होने के बाद 3 में जाएगा ना अकॉर्डिंग टू लेवल, बट यहाँ पे फिर 1 हो जाता है और 3d5. पहले 3d5 कंप्लीट होता है फिर 4s1. अभी 3d कंप्लीट भी नहीं है, मतलब 4s1 कंप्लीट भी नहीं है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 3d भी अगर कंप्लीट ना माने तो भी 4s में एक इलेक्ट्रॉन है. तो ऐसे कुछ वेरिएशंस अलग अलग एलिमेंट्स के लिए दिखने मिलते हैं. तो बोला है ना स्ट्रक्चर में ब्रिंग अबाउट चेंज इन ऑर्डर ऑफ फिलिंग. ओके कब? लेकिन जब एनर्जी स्मॉल चेंजेस इज दैट. 3d एंड 4s ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी के काफी स्मॉल चेंजेस है. हम आगे लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस करने वाले हैं, है ना. तो अच्छे से याद रखना. Even then, above series in a useful guide is to building the electronic structures of an atom, which is proved that remembered to the expectations may occur. Okay? हम उस सीक्वेंस को याद रख लेते हैं और फिर उसके आगे याद रखेंगे कि इसमें भी वेरिएशन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस आ सकते हैं. ये एकदम पूरा गाइडेंस नहीं है. सो अप टू नाउ आउट में कोई डाउट हो तो फटाफट से बता सकते हो. ओके बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, नेक्स्ट प्रिंसिपल की, एंड दैट प्रिंसिपल इज पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी फिल्ड इन अ वेरियस ऑर्बिटल इज रेस्ट्रिक्टेड बाय एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. है ना, हर एक ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं वो रेस्ट्रिकेट किया जाता है थ्रू दिस प्रिंसिपल, गिवन बाय ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट वोल्फगैंग पाउली. According to this principle, no two electrons in an atom can have a same set of 4 quantum number. कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम सेट हो नहीं सकता क्वांटम नंबर का. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दूसरे वर्ड में अगर हम बोला जाए तो वो बोल सकता है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिट्स इन द सेम ऑर्बिटल. दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अ ऑपोजिट स्पिन. देखो कैसे, मान लो कि हम 2p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो n इक्वल्स टू 2 हो गया, l इक्वल्स टू क्या हो गया? L इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1, है ना, SPDF 0 1. अब देखो 2p में 3 टाइप्स होते हैं ना, 1 2 3. तो हम इसकी बात कर रहे हैं, चलो इसकी बात करें तो ml इक्वल्स टू सपोज -1. तो ये 3 से तो वो प्लेस फिक्स हो गया भाई ऑर्बिटल के अंदर. अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर होता है +½ देन. तो दूसरा अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐड होता है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा -½ अगर मान लो कि उसके अंदर तीसरा अगर हम ऐड करने का चाह रहे हैं तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा +½ स्पिन क्वांटम नंबर में ही वेरिएशन रहता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए. तो ये +½ इसके सेट हो गया, ए इलेक्ट्रॉन का सेट हो गया और ए इलेक्ट्रॉन का सेट हो गया 2 1 -1 +½ 2 1 -1 +½ ये दोनों का सेम हो गया. बल्कि इसको ना कंसिडर करे और ये 1 नंबर और 2 नंबर को ही कंसिडर करे तो 2 1 -1 हाफ 2 1 -1 -½ तो ये चारों के चारों सेट अलग हो गए. मतलब कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका हाफ मैच हो जाएगा या तो फिर -½ मैच हो जाएगा. देन इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसका नंबर ऑफ सेट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए. और उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज आती है कि ये तो फिक्स है, ऑर्बिटल्स को डिफाइन करने ही वाला है. तो अब बाकी कौन सा बचा? स्पिन क्वांटम नंबर, जो +½ हो सकता है -½ हो सकता है. इसलिए सेकंड लॉ ऐसा है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन अ सेम ऑर्बिटल. एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं
और वो दोनों इलेक्ट्रॉन के पास ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, है ना। स्पिन कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay. This means that the two electrons can have a same value of three quantum numbers, that is n, l, m, l, but must have a opposite spin in a quantum number, जैसे मैंने explain किया. The restriction imposed by the Pauli's acceleration principle on the number of electron in an orbital helps in calculating the capacity of electron to be present in any subcell. ये जो restrictions है उससे हमें पता चलेगा कि किसी सबसेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जाम्पल सबसेल 1s में एक ही s ऑर्बिटल होता है ना, तो उसमें मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल, एंड दैट्स व्हाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1s में? 2. एक है तो s का कोई टाइप नहीं होता है, एक होता है तो 2. एंड p एंड d में बात करें तो p में 3 टाइप्स होते हैं, आपको पता है ऐसे 1 2 3 टाइप्स होते हैं, px, py और pz. डन, अभी हमने देखा था. तो 2 इसके 2 इसके और 2 इसके, टोटल कितने हो गए भाई? 6. d में कितने टाइप्स होते हैं? 5. टाइप्स कहाँ से बने थे पता है ना? ml की वैल्यू से, -2, -1, 0, 1, 2. तो 5, एक में 2, ऐसे 5 बॉक्सेस होते हैं. तो एक में 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10. टोटल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10. तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं. याद रखना, आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने में काम लगेगा. This can be summed up as the maximum number of electron in a cell with principal number n is equals to 2n square. अब समझ लेते हैं क्या बनने वाला है भाई. सपोज आप n इक्वल्स टू 1 लेते हो तो उसमें 1s पॉसिबल है, n इक्वल्स टू 2 लेते हो तो उसमें 2s 2p पॉसिबल है, n इक्वल्स टू 3 लेते हो तो 3s 3p पॉसिबल है, and 3d पॉसिबल है. देन s का कितना टाइप? 1 टाइप. s का 1 और p का 3, टोटल कितना हो गया? 4. S का 1, P का 3 और D का 5, 1 3 4, 4 और 5 9. मतलब ये देखो आप, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9. मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल मतलब वो डिफाइंड होता है n से, दैट इज नथिंग बट n स्क्वायर. कितने लोगों को समझ में आया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल इज n स्क्वायर. अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2. इसमें 2 और इसमें 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8. इसमें 2, इसमें 6 और इसमें 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 18. मतलब कि 1 था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 था उसको मल्टीप्लाई किया 2, यानी 2n स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला, आपको दाश में दिया गया है. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हम पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 2n स्क्वायर. And the last rule, that is Hund's rule of maximum multiplicity. This rule deals with the filling of electron into orbital belonging to the same subcell. Same subcell मतलब pk types, 2px, 2py, 2pz. dk types, dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, dz square. Okay, that is called degenerate orbitals. Degenerate orbitals मतलब जिनका एनर्जी सेम हो, जिनका एनर्जी क्या हो? सेम हो. Then ये क्या बता रहा है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल लाइक पी डी एफ. एस में कोई टाइप्स नहीं होते, इसलिए एस को छोड़ दिया. पी में 3 टाइप्स, डी में 5 टाइप और एफ में 7 टाइप. ओके, पी डी और पी और डी के तो हमें पता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर. एफ के 7 टाइप्स का नाम हमने पढ़ा नहीं है. डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दिस belonging to that subcell has got 1 electron each. It is signally occupied. Okay, समझ लेना क्या बता रहा है. सॉरी, signally occupied नहीं, singly occupied. बता क्या रहा है बेटा कि P में 3 टाइप्स है, Px, Py और Pz. अगर इनको लेवल को इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया जाए तो मानो कि P में एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रखना है. ये ना बोल रहा है क्योंकि इनका तो एनर्जी सेम है. आप कहीं पे भी रखो चलेगा, क्योंकि एनर्जी वाला लो तो क्या था? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में. बट ये तो भाई तीनों का एनर्जी सेम है. तो यहाँ पे हुंस बता रहा है कि इनको यहाँ पे ले जाओ, फिर थर्ड यहाँ पे रखो. ये जब सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, बाद में आप पेयरिंग स्टार्ट करना है ना. तो पी में 4th नंबर से स्टार्ट होगा, 3, फिर 4th नंबर से. वैसे डी में कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं. तो 1 2 3 4 5 खत्म होने के बाद 6th नंबर से स्टार्ट होगा. और वैसे
F में 8 से होगा। कहां से होगा? 8 से। सो ये बात हो गई आपकी। Pairing of electrons in the orbital belong to the same subcell does not take place until each orbital belonging to the subcell has got one electron each। हर एक सबसेल को जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, यानी कि हर एक सबसेल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होता, तब तक पैरिंग नहीं होने वाला है। Since there are 3 p orbital, 5d orbital, 7f orbital, therefore pairing of electrons will in a PDF orbital start with the 4th, 6th and 8th electron. It has been observed that half filled and fully filled degenerate set of orbital acquires extra stability due to other symmetry। और वो बात हम करने वाले हैं लास्ट लेक्चर में, सिमेट्री के बारे में। देन कौन से दो? एक तो है हाफ फिल्ड और दूसरा है फुल फिल्ड। तो P के लिए हाफ फिल्ड होता है P3, फुल फिल्ड होता है P6, है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। D के लिए D5, D10 और F के लिए F7, F14। इनका स्टेबिलिटी अदर कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी हम समझना इसलिए स्टार्ट करेंगे ताकि आगे का केमिस्ट्री समझ पाए। तो यहाँ तक की बातें रखते हैं हम, बराबर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीधा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 1 से 30 एलिमेंट्स का पढ़ा दूंगा। डन। उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक ऐसा SPDF लिखते हैं और एक ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं। और ये टॉपिक जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, वो फिर आपको घर से पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। उसके बाद एक कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी समझाऊंगा, इस पेज को समझाऊंगा, तो हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन चलो।